गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हमने 10वीं कविता सीखो इसके बारे में बात की थी, जिसमें हमने कविता का गान किया था और साथ ही में कविता के भावार्थ के बारे में भी बात की थी। तब मैंने आपको होमवर्क में शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए कहा था। तो चलिए आज के क्लास में हम इसी कविता के अभ्यास के प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्नों की बात करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पढ़िए और बोलिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदु का उपयोग किया गया है, नुक्ता का उपयोग किया गया है। तो उन शब्दों का सही उच्चारण कैसे करना है उसका अभ्यास करते हैं। मैं यहाँ पर आपको उसका उच्चारण करके बता रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए। हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़पकर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। तो ये है उसके उच्चारण। चलिए अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें है कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए, जो हम पिछली बार ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। तो आप ये कविता अब खुद अच्छे से गाकर उसे याद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वहां पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है। तो यहाँ आप पंक्ति के अनुसार देखते जाएं तो हर एक पंक्ति में प्रकृति के अलग अलग तत्वों के बारे में बात की गई है। तो हर एक पंक्ति से हम एक एक तत्व को लेंगे। तो उस हिसाब से इस कविता में फूल, फिर भंवरे, वृक्ष, हवा, पानी, सूरज, लता, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक तत्वों के बारे में बात की गई है जो प्रकृति के यानी कुदरत के तत्व हैं। तो इन सभी के नाम लिखकर आप इनसे जवाब लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। अब यहाँ कविता में जिनकी बात हो चुकी है, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रकृति के तत्व हैं जिसके बारे में यहाँ बात नहीं हुई। तो जो आपने देखे हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ पर अपने विचार के आधार पर जवाब लिखना है। आपको थोड़ा सोचना है, बड़ी आसानी से आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं। यानी कि यहाँ पर प्रकृति के ऐसे कुछ तत्वों के नाम लिखने हैं जिनके बारे में कविता में बात नहीं की गई है, पर जो आपने देखे हैं। चौथा प्रश्न है, किससे क्या सीखे, ये सोचकर बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम हमें दिए गए हैं, बहुत सारे प्रकृति के तत्व दिए गए हैं, उनसे हमें क्या क्या सीखना चाहिए उसके बारे में हमें जवाब लिखना है। जैसे कि पहला है दीपक, तो दीपक से क्या सीखना है, अंधेरा दूर करना या रोशनी फैलाना। ठीक है ना। दूसरा भंवरा, तो भंवरे से क्या सीखना है, गाना, गुनगुनाना, हमेशा गाते रहना। ठीक है। फूलों से क्या सीखना है, हंसना सीखना है, हमेशा मुस्कुराते यानी खुश रहना, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना है। फिर है हवा, तो हवा से क्या सीखेंगे, कोमल भाव बहाना, यानी कि हमारी कोमल भावनाएं हर जगह बिखेरते रहना। फिर पांचवा है दूध और पानी से, तो इनसे क्या सीखना है, आपस में मिलजुल कर रहना, एकता से रहना, है ना। फिर है सूरज की किरणों से, तो इससे जगना और जगाना, यानी कि खुद भी जागना और सबको रोशनी देना, सबको भी जगाना, उनको अपने कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। फिर सातवां है लता और पेड़ों से, इससे क्या सीखना है हमें, सबको अपना लेना, सबको प्यार से गले लगाना। धुएं से, उससे क्या सीखेंगे, हमेशा ऊंचाई पर चढ़ना, उन्नति करना, प्रगति करना। ठीक है, ये सीखेंगे। फिर उसके बाद है मछली से, तो मछली से क्या सीखेंगे, स्वदेश के लिए प्रेम और त्याग, अपने देश के लिए प्रेम और त्याग की भावना हम सीखेंगे। फिर जलधारा से क्या सीखेंगे, जीवन के मार्ग पर हमेशा निरंतर बिना रुके
आगे ही आगे बढ़ना। और पृथ्वी से क्या सीखेंगे? हर एक प्राणी की सच्ची सेवा करना, मानवता की सच्ची सेवा करना, ये सीखेंगे। और पतझड़ के पेड़ों से क्या सीखेंगे? तो पतझड़ के पेड़ों से सीखेंगे दुख के समय में धीरज धरना, धैर्य रखना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। यानी कि हर एक वाक्य में हमें अलग अलग अक्षरों को रेखांकित करके दिया गया है। तो जो रेखांकित शब्द है उसे हमें जोर देकर पढ़ना है। स्वर भार यानी पढ़ते वक्त हमें उस पर जोर देकर, उस पर ध्यान केंद्रित करके उस पर भार देकर पढ़ना है। तो उससे अर्थ में क्या परिवर्तन होता है ये देखते हैं। चलिए समझते हैं इसको। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसका पहला वाक्य है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो यहाँ पर हमने भार दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को जैसे साबित कर रहा है कि मैंने आपको कल ये किताब दी थी। फिर वही जो वाक्य है उसमें अगर दूसरे शब्दों पर हम भार दे तो क्या होगा? मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो कल आपको ये किताब दी थी, यानी यहाँ पर ये किताब कब दी गई है उस बात पर जोर डाला जा रहा है। फिर यही वाक्य अगर और एक शब्द का महत्व बताते हुए पढ़े तो, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी ये किताब किसको दी गई है उस पर जोर डाला गया है। फिर मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो आप बहुत सारी किताबों की बात कर रहे हैं, पर मैं उन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस किताब की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो मैंने कल आपको दी थी। फिर उसके बाद जो वाक्य है उसमें, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो मैंने आपको कल यह किताब दी थी। क्या दिया था? किताब दी थी, कुछ और नहीं दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हर एक वाक्य में अलग अलग शब्द पर जोर देने से उसका अर्थ बदल रहा है। हम किस अर्थ में या किस बात पर हम जोर देना चाहते हैं, वो उसका जो अर्थ है वो बदल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? जब जब हम एक ही वाक्य अलग अलग शब्दों पर जोर देकर पढ़ रहे हैं तो हर एक में अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि जो आखिरी वाक्य है उसमें, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी कि यहाँ ऐसा अर्थ हो रहा है जैसे कि आप भूल गए हैं कि आपको ये किताब किसने दी थी या कब दी थी। तो मैंने कल आपको ये किताब दी थी, आपको याद आया कुछ? तो थोड़ा थोड़ा अर्थ हर जगह कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो इसीलिए जब भी हम भाषा में शब्द का प्रयोग करें, चाहे हम लिखते वक्त या फिर खासकर बोलते वक्त, जब भी हम बोलते वक्त भाषा का प्रयोग करें तो जिस अर्थ में, जिस संदर्भ में हम बात कहना चाहते हैं उसी प्रकार से हमें उसे बोलना चाहिए। इसीलिए जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तब अगर आप किसी को कुछ सुना रहे हैं, पढ़कर कुछ सुना रहे हैं, तो उस सुनने वाले व्यक्ति को कब मज़ा आएगा, या वो सुनने वाला जो व्यक्ति है उसे आप जो चीज़ पढ़कर बता रहे हैं उसका अर्थ कब स्पष्ट होगा? जब आप सही ढंग से उस चीज़ का वाचन करेंगे। और वो कैसे होगा सही ढंग से? जब आप आरोह अवरोह पूर्वक जिस जगह पर जोर देना है, आरोह अवरोह पूर्वक यानी कि कौन से शब्द पर हमें कितना जोर देना है, किस तरीके से उसको बोलना है, और वो हमें कैसे पता चलता है? जब लिखावट में हमें अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह दिखाई देते हैं। फिर जब हम पूरा परिच्छेद पढ़ते हैं तो वो जिस संदर्भ में होता है उस संदर्भ में हमें उसे पढ़ना चाहिए, उस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, उचित जगह पर उचित शब्दों पर हमें जोर देना चाहिए ताकि सुनने वाले को वो अर्थ स्पष्ट हो सके। इसीलिए बोलते वक्त हमको इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, तभी हम एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, तभी हमारी बात हम स्पष्ट रूप से सही अर्थ में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसके लिए हमें यही प्रवृत्ति करने के लिए हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हमें दिए गए एक वाक्य से
इसी प्रकार के अलग अलग वाक्य बनाने हैं, जहाँ हमें अलग अलग शब्दों को रेखांकित करना है और फिर उसी प्रकार से उसे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। अब इस वाक्य में सबसे पहले हम मेरे शब्द को रेखांकित करेंगे, तो क्या बनेगा, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। फिर दूसरे वाक्य में हम जन्मदिन को रेखांकित करेंगे, तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो यहाँ जन्मदिन का महत्व बढ़ गया। फिर मेरे जन्मदिन पर अब बात करेंगे हम दोस्तों को अगर रेखांकित करेंगे तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो यहाँ दोस्तों का महत्व बढ़ जाएगा कि किसने उपहार दिया, परिवार के लोगों ने नहीं, मेरे माता पिता ने नहीं, पर मेरे दोस्तों ने मुझे ये उपहार दिया है। तो दोस्तों का महत्व वहाँ बढ़ा हुआ दिखाई देगा या उसका वो अर्थ स्पष्ट होगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो 2, 3, 4 और 5 जो वाक्य दिए गए हैं, उन हर एक वाक्य को आपको इस तरह से अलग अलग तरीके से लिखना है, जहाँ आपको हर एक वाक्य लिखते वक्त आपको अलग अलग शब्दों को रेखांकित करना है, जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है। तो ये प्रश्न इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर उसे खुद पढ़ेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे, ताकि आपको इस प्रकार से बोलने का एक अभ्यास होगा। ठीक है, और उससे आप अर्थ स्पष्ट करने में भी आपको मदद मिलेगी, आप समझ पाएंगे। तो इसके बाद जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, इसके बारे में हम अगले ऑडियो में बात करते हैं।